एन की टर्म्स डिफाइन करी गई है जो इस तरह से है बी एन प्लस वन डिवाइडेड बाई बी एन। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का ये कोसेंट है, यानी कि नेक्स्ट टर्म टू प्रीवियस वन। और यहाँ पर हमें बी वन वन दे रखा है, बी टू इसका वैल्यू भी वन है, और जो अपकमिंग टर्म्स हैं बी एन सीक्वेंस की वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, बी एन प्लस टू इक्वल्स टू बी एन प्लस वन। तो हमें सीक्वेंस ए एन की लिमिट फाइंड आउट करना है। अगर हमें सीक्वेंस ए एन की लिमिट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बी थ्री क्या होगा। बी थ्री होगा प्रीवियस टू का सम, यानी कि वन प्लस वन, यहाँ से टू मिलेगा। फिर बी फोर हमें क्या मिलेगा, टू प्लस वन, ये थ्री मिल जाएगा। इस तरह से हमें क्या सीक्वेंस मिल रही है, बी एन। बी एन जो सीक्वेंस है वो हमें उसके अगर टर्म्स में लिखें तो पहले वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर आपका फाइव, और फिर एट, इस तरह से आपको ये मिल रही है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बी एन तो बाउंडेड नहीं है, बी एन बाउंडेड नहीं है, और ये कोई मोनोटोनिक नेचर भी नहीं रखती है, यानी कि कन्वर्जेंट ही नहीं है। बी एन नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट। अब हमें चेक करना है कि क्या ए एन की लिमिट होगी, यानी कि ए एन एक नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस से दूसरी सीक्वेंस बनाई गई है लेकिन वो कन्वर्जेंट है और उसकी हमें लिमिट फाइंड आउट करना है। तो मुझे निकालना है लिमिट ऑफ ए एन। तो ए एन को या लिमिट ऑफ ए एन बोलिए, और या लिमिट ऑफ ए एन प्लस वन बोलिए, दोनों का सेम मीनिंग है। अगर मैं यहाँ से लिमिट ए एन प्लस वन को यूज करता हूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बी एन प्लस टू डिवाइडेड बाय बी एन प्लस वन, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। और इसको अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ, जैसे कि हमें स्ट्रक्चर दे रखा है बी एन प्लस टू के लिए, वो क्या है बी एन प्लस वन डिवाइडेड बाय बी एन प्लस वन। अगर मैं यहाँ पर कैंसिलेशन अप्लाई करता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, अगर लिमिट ऑफ ए एन को मैं एल अज्यूम कर लेता हूँ तो यहाँ से मुझको मिलता है एल इक्वल्स टू लिमिट वन प्लस बी एन अपॉन बी एन प्लस वन। और क्योंकि हम जानते हैं कि लिमिट बी एन प्लस वन अपॉन बी एन ये आपकी एल है, और अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें तो ये वन अपॉन एल हो जाएगा, यानी कि हमें एक इस तरह से इक्वेशन मिल रहा है वन प्लस वन अपॉन एल। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, एल स्क्वेयर इक्वल्स टू एल प्लस वन, और फर्दर मैं इसको रीराइट कर सकता हूँ एल स्क्वेयर माइनस एल माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। और अब मैं इस इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करता हूँ क्वेड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से, जो कि होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। यहाँ से मैं रूट निकालूंगा तो ये हो जाएगा वन प्लस माइनस बी स्क्वेयर, बी का वैल्यू यहाँ पर माइनस वन, तो वन माइनस फोर ए और सी इज निगेटिव तो ये आपका प्लस फोर हो जाएगा अपॉन टू। यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी वन प्लस माइनस रूट फाइव अपॉन टू। लेकिन किसी भी सीक्वेंस की जो लिमिट होती है वो यूनिक होती है, तो इसका एक ही लिमिट होगा, क्या तो पॉजिटिव साइन के साथ होगा या नेगेटिव साइन के साथ होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ए एन टर्म्स है, अगर हम यहाँ से जो बी एन को हमने लिखा था, अगर किसी प्रीवियस को नेक्स्ट टर्म को अगर हम प्रीवियस वन से डिवाइड करेंगे तो जो हमें कोसेंट मिलेगा वो ग्रेटर देन वन मिलेगा, ग्रेटर देन वन मिलेगा। इसका मीनिंग हुआ कि इसकी जो लिमिट है
वो भी ग्रेटर देन 1 होगी। 1 से लेस तो नहीं होगी, 1 हो सकती है लेकिन 1 से लेस नहीं होगी। और ऑप्शन यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो 1 से लेस पर आपके ऑप्शन ए और बी हैं, तो ये तो चॉइस नहीं होंगे। अब हमारा जो आंसर में लिमिट की वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2। नेगेटिव वाला पहले ही डिस्कार्ड हो गया है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ पर ए कोई एक पॉजिटिव नंबर है और एफ जो है वो कंटिन्यूस इवन फंक्शन है जो डिफाइन है क्लोज्ड इंटरवल -a से a पर। तो हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस प्रॉब्लम को करने से पहले सबसे पहले हम डेफिनेट इंटीग्रल की दो प्रॉपर्टी को रिकॉल कर लेते हैं। वो जो दो प्रॉपर्टी हैं वो क्या है, अगर आपका इंटीग्रल जो है वो a से b पर इंटीग्रेट हो रहा है और ये फंक्शन एफ एक्स डी एक्स आपको दे रखा है, तो ये सेम होता है a से b, और लिमिट को जोड़िए और माइनस कर दीजिए वेरिएबल, यानी कि एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, या कह सकते हैं उसका प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की, जो कॉमनली यूज होती है। दूसरी जो इसमें प्रॉपर्टी है, अगर फंक्शन इवन है और माइनस ए से ए तक है, फंक्शन इवन है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। एक ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है या प्रॉपर्टी है। तो इन दो प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो दे रखा है -a से a एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पर एफ एक्स के नीचे जो है 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स भी है। इसको फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने अभी बताई उसका यूज़ करते हैं, -a से a एफ ऑफ a माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू द पावर a माइनस एक्स। ये हुआ, ये कैंसिल आउट हो गया है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है -a से a इंटीग्रल, और ये मिला f ऑफ -x अपॉन 1 प्लस ई रेज टू द पावर -x dx। और ये जो सेम होता है ये किसके होता है, -a से a, क्योंकि एफ एक्स आपका एक इवन फंक्शन है, यानी कि क्या हुआ, f माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, एफ एक्स। इवन फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -x की जगह एफ एक्स, यानी कि f माइनस एक्स की जगह एफ एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू द पावर -x dx। 1 अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स, और फिर एलसीएम लूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ -a से a एफ एक्स, और साथ में ई रेज टू द पावर एक्स भी हो जाएगा, 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स। यानी कि आपकी जो इंटीग्रल दे रखा था, आपको जो इंटीग्रल दे रखा था वो था आई, उसको हम आई लेट कर लेते हैं, -a से a एफ एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स। और हमने जो अभी तक फाइंड आउट किया वो हुआ -a से a एफ एक्स, और यहाँ पर ई रेज टू द पावर एक्स भी था, 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स। ये इंटीग्रल हुआ हमारा। दोनों को हम ऐड कर देते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, तो मिलेगा 2 टाइम्स आई, ये मिलेगा -a से a, और न्यूमरेटर में मिलेगा 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स। और यहाँ ये इससे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का पार्ट जो था वो कैंसिल आउट हो गया, तो जो बचा -a से a एफ एक्स डी एक्स। और यहाँ पर फंक्शन इवन है, और जो इसकी लिमिट है उसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स। इस हिसाब से हमारा जो i का वैल्यू है, जो इंटीग्रल है, वो क्या हो जाएगा, 0 से a एफ एक्स डी एक्स। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन ये वैल्यू दे रहा है 0 से a एफ एक्स डी एक्स, यानी कि आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट की होगा। एन दे रखा है जो डिफाइन किया गया है 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ये इसी तरह आगे बढ़ रहा है n फैक्टोरियल तक। और n जो है आपका आ रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। अगर इस एन से हम एक सीक्वेंस बनाएं
तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, और ये सारे ऑप्शंस रिलेटेड टू हैं कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस से। यहाँ पर अगर आप इसको देखें, ये क्या दे रखा है, ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम दे रखा है। अगर हम यहाँ से एक सीरीज लिखते हैं 1/n फैक्टोरियल, तो यहाँ पर आप इस सीरीज को अगर टेस्ट करते हैं कि क्या ये कन्वर्जेंट है या नहीं है, तो यहाँ पर इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम देखेंगे। तो अगर किसी दूसरे वे में पूछा जाए तो इसको इस तरह भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को करने के लिए e रेज टू द पावर x का एक्सपेंशन देख लेते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और वो इसी तरह से आगे बढ़ता है। अगर मैं यहाँ पर x को रिप्लेस कर दूं 1 से, तो e इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। यानी कि यहाँ पर जो दे रखा है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, वो आपको e दे रखा है। यानी कि इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम e होगा, और Sn आपका एक नंबर को कन्वर्ट कर रहा है जो कि नंबर e है, और ये एक इरेशनल नंबर है। अगर इरेशनल नंबर है तो ये क्यू में बिलोंग नहीं करेगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। अगर ये कन्वर्जेंट है, क्योंकि एक नंबर को, स्पेसिफिक नंबर को ये कन्वर्ट्स करता है, तो यहाँ पर ये कन्वर्जेंट है, और कन्वर्जेंट है तो कॉची है। लेकिन ऑप्शन डी आपका यहाँ पर कहा है नॉट अ कॉची सीक्वेंस। ऑप्शन डी यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी सारी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होंगी। ये डिपेंड नहीं करता है कि वो इवन टर्म से जनरेट हो रहा है, और टर्म से जनरेट हो रहा है, या मल्टीपल्स ऑफ 3 4 9 इस तरह से जनरेट हो रहा है। इसलिए ऑप्शन से आपका रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन बी आपका ट्रू होगा, क्योंकि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो कॉची होगा। लेकिन जो उसका लिमिट पॉइंट है वो इरेशनल नंबर है। लिखा भी है डज नॉट कन्वर्ज इन क्यू। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पर एबीसी रियल नंबर्स दे रखे हैं, और हमें ये बताना है कि एबीसी की किन वैल्यूज के लिए ये जो सीरीज है ये कन्वर्ज नहीं करेगी। तो हम एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन चेक करेंगे, मोड ए लेस देन 1। तो हम यहाँ पर ए का वैल्यू जो है वो मान लेते हैं, और बी का वैल्यू आर से आ रहा है, सी का वैल्यू भी आर से आ रहा है। तो यहाँ पर मोड ए लेस देन 1 है, तो ए का वैल्यू हम हाफ फिक्स कर देते हैं, बी को हम 1 फिक्स कर देते हैं, और सी को 0। अगर हम इस तरह से देखते हैं तो ये जो सीरीज है ये हमें क्या मिलेगी, 1/2 रेज टू द पावर n इंटू n, ये सीरीज मिलेगी। और आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो सीरीज है, हमें एक इसमें ज्योमेट्रिक सीरीज, इसको मान लीजिए vn बोल दीजिए, तो un/vn की जो लिमिट होगी वो फाइनाइट होगी, और vn आपकी कन्वर्स करती है, तो फाइनली ये सीरीज आपकी कन्वर्स करेगी। तो ऑप्शन ए आपका कन्वर्जेंस सीरीज के लिए इम्प्लाई कर रहा है, लेकिन हमें देखना है जो नॉट इम्प्लाई करे कन्वर्स के लिए। ऑप्शन ए हमारा इस तरह फॉल्स हो जाता है। ऑप्शन बी चेक करते हैं। ए का वैल्यू हम 1 फिक्स करते हैं, बी का वैल्यू हम 2 फिक्स कर देते हैं, और सी का वैल्यू हम फिर से 0 फिक्स कर देते हैं। इस तरह से अगर हमें जो सीरीज मिलती है वो क्या मिलती है, 1/n²। और ये जो सीरीज मिलेगी ये आपकी कन्वर्जेंट सीरीज है बाय पी सीरीज टेस्ट। ऑप्शन बी भी हमारे लिए रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं एबीसी की वो वैल्यू जो सीरीज को डाइवर्जेंट दिखाए। सी ऑप्शंस को चेक करते हैं। अगर ए को मैं 1 फिक्स कर देता हूं, बी को मैं 2 फिक्स कर देता हूं, या बी को भी मैं 1 फिक्स कर देता हूं, और सी को मैं 0 फिक्स कर देता हूं, तो इस तरह से जो मुझे सीरीज मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1/, क्योंकि ए का वैल्यू 1 है, n। और ये जो सीरीज है ये डाइवर्जेंट है, आप पी सीरीज से कह दीजिए या आप और भी मेथड से कह सकते हैं। ये डाइवर्जेंट सीरीज है। ऑप्शन सी की पॉसिबिलिटी है कि वो करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्जेंट का केस हमें मिल रहा है। अभी हम ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी के लिए ए का वैल्यू -1,
तो ये एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज हमें मिलेगी इस तरह से। बी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो फिर से हम बी का वैल्यू 1 मान लेते हैं, n हो जाएगा। और सी का वैल्यू इस बार हम 1 फिक्स कर देते हैं, ये log n हो जाएगा। इस तरह से हमें ये सीरीज मिलती है। ए का वैल्यू हमने -1 पुट करा, बी का वैल्यू हमने 1 और सी का वैल्यू भी हमने 1 पुट किया। अगर मैं इसको पॉजिटिव टर्म सीरीज बनाता हूं तो मेरी जो सीरीज होगी वो होगी 1/n log n। और आपको पता है कि log n ये लेस देन होता है n से फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। यहां से अगर मैं निकालता हूं 1/log n, ये ग्रेटर होगा 1/n से। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं समेसन 1/log n इंटू log n। और अगर इस तरह से हमें मिल रहा है समेसन 1/log n रेज टू द पावर p, तो ये कन्वर्स करती है जब p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। तो इस तरह ये सीरीज भी आपकी कन्वर्जेंट होगी ऑप्शन डी के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं जिससे सीरीज जो है डाइवर्जेंट हो जाए, तो ऑप्शन डी हमारे लिए रॉन्ग होगा और सी हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर हमें एक ए एन दे रखा है जिसकी टर्म्स इस तरह से निकाल सकते हैं n+1/n, और n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आ रहा है। एक सीरीज डिफाइन करी गई है -1n+1। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है an+1/n फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमें इसका सीरीज का सम निकालना है, तो हम यहाँ से an+1 के वैल्यू को यूज करते हैं। तो मैं इस सीरीज को लिख सकता हूँ -1n+1, और an को मैं यूज करता हूँ n+1 + 1/n+1, और आउटसाइड हमारा रहेगा 1/n फैक्टोरियल जो कि यहाँ पर दे रखा था। अब मैं इस सीरीज को डिस्ट्रीब्यूट करा देता हूँ। कैसे? जैसे सीरीज an+bn होता है, हम इसको लिख सकते हैं समेसन an प्लस समेसन bn। सेम कंसेप्ट को यूज करते हुए मैं इसको लिखता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं समेसन -1n+1, और फर्स्ट टर्म को मैं लिखता हूं n/n फैक्टोरियल, फिर समेसन -1n+1 अपॉन n फैक्टोरियल, और जो मेरा लास्ट टर्म रहेगा वो समेसन -1n+1 अपॉन n फैक्टोरियल और n+1 ब्रैकेट में। अब इस सीरीज को, इन सभी सीरीज को मैं एक्सपेंड कर देता हूं ताकि मुझे इजीली से इसका सम मिल जाए। फर्स्ट टर्म को अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 1/1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, और इसी तरह से यह आगे बढ़ेगा। फिर अगर मैं इस वाली सीरीज को एक्सपेंड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 1/1 फैक्टोरियल माइनस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, और इसी तरह ये भी आगे बढ़ती रहेगी। लास्ट सीरीज को मैं एक्सपेंड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 1/1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, और इसी तरह आप देख सकते हैं इस सीरीज की यहाँ से लेके यहाँ तक और ये सीरीज की टर्म्स सारी कैंसल आउट हो जाएगी। हमें जो है फर्स्ट से 1 मिलेगा और आखिर वाली पूरी सीरीज की टर्म्स मिलेंगी, यानी कि 1/1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस माइनस 1/3 फैक्टोरियल। ये जो है ये वैल्यू है आपकी ई इनवर्स की, तो 1 प्लस ई इनवर्स इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अल्फा बीटा गामा यहाँ पर रियल नंबर से आ रहे हैं और एक सिस्टम दे रखा है, और आपसे कहा गया है कि इस सिस्टम का एक सॉल्यूशन होगा अगर अल्फा बीटा गामा किस तरह से वैल्यू असाइन करी जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सिस्टम दे रखा है उसको मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की हेल्प से लिख लेता हूँ। तो मेरा जो सिस्टम बनेगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की हेल्प से 1 1 1
अल्फा 1 बीटा 1 गामा, लास्ट रो है मेरी 1 1 अल्फा और ये बीटा। ये जो लास्ट कॉलम मैंने ऐड किया है इसको हम कांस्टेंट मैट्रिक्स बोलते हैं और इसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और इन दोनों को मिला के इस मैट्रिक्स को हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोल देते हैं। अगर इस सिस्टम का सॉल्यूशन है, एटलीस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, अगर सॉल्यूशन है तो रैंक ऑफ ए ये बराबर होनी चाहिए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इक्वालिटी आएगी नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर, और एटलीस्ट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब यही दो आप ले सकते हैं, और इसकी जो रैंक है उसमें क्या रिलेशन होगा, एट मोस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल तक। ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। एक बात और याद रखेंगे, अगर जिस तरह से यहाँ पर ये एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखी गई है, अगर इसमें कोई रो इस तरह के आ जाए 0 0 0 और लास्ट में कोई नॉन जीरो एंट्री, तब इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उस केस में आपका क्या है, यहाँ से रैंक कम रहेगी, ये क्योंकि कांस्टेंट मैट्रिक्स है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक यहाँ से ज्यादा हो जाएगी। तो अगर 0 0 0 और नॉन जीरो टाइप की कोई रो बनती है तो वहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी है क्या तो एंटायरली ये रो जीरो हो जाए या फिर यहाँ पर कोई नॉन जीरो एंट्री बन जाए। तो अगर मैं इस गिवन मैट्रिक्स को, जो कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, अगर मैं उसको रो रिड्यूस कराता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगी 1 0 0 1 बीटा माइनस 1 0, थर्ड कॉलम है 1 0 अल्फा माइनस 1, और लास्ट जो कॉलम है अल्फा गामा माइनस अल्फा और बीटा माइनस अल्फा। और हम ये भी जानते हैं कि इस सिस्टम का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब आप इसकी लास्ट रो को ऑब्जर्व कीजिए, अगर ये दोनों ही एंट्री जीरो हो जाएं तब भी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और मान लीजिए ये वाली जो अल्फा माइनस 1 एंट्री जीरो हो जाए और ये बीटा माइनस अल्फा नॉन जीरो हो जाए, इस केस में आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी है कि आपका अल्फा माइनस 1, इस पर जो कंडीशन है वो क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर दे रखी है कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। अगर अल्फा 1 हो जाए तो गामा 1 होगा। ऑप्शन ए में आपसे कहा गया है कि अगर अल्फा 1 है तो ये इंप्लाई करेगा गामा भी आपका 1 होगा। तो मान लेते हैं अगर अल्फा 1 है यहाँ पर, अगर अल्फा 1 है तो इस तरह से ये एंट्री जीरो हो जाएगी। उस केस में हमें क्या करना होगा, बीटा माइनस अल्फा को भी जीरो करना पड़ेगा, और यहाँ से हमें क्या मिल जाता है कि बीटा की जो वैल्यू है वो अल्फा हो जाती है। अब हम अपनी प्रीवियस रो में चलते हैं, जो हमारी प्रीवियस रो है। प्रीवियस रो क्या है हमारी, ये है 0 बीटा माइनस 1 0 और गामा माइनस अल्फा। क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही अल्फा की वैल्यू को 1 असाइन कर दिया है, अगर अल्फा की वैल्यू को 1 असाइन कर देंगे हम, अल्फा की वैल्यू 1 असाइन हुई है और बीटा अल्फा के बराबर है तो बीटा का वैल्यू भी 1 हो जाता है। इस तरह से ये जो रो थी लास्ट, ये 0 0 0 हो जाती है, और गामा माइनस अल्फा ये इस तरह से एक नॉन जीरो एंट्री बन रही है। अगर हमें इसका एटलीस्ट सॉल्यूशन चाहिए तो हमें इसको भी जीरो करना पड़ेगा। इस केस में यहाँ से इम्प्लाई होता है कि गामा को अल्फा होना पड़ेगा, गामा को अल्फा होना पड़ेगा, इसका मतलब गामा की वैल्यू भी 1 होगी। तो ऑप्शन ए आपका ट्रू हो जाता है। ऑप्शन बी में क्या कहा है कि अगर बीटा 1 हो तो क्या गामा अल्फा होगा, तो ये कंडीशन हम देख लेते हैं। तो लास्ट इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो था मैं उसको फिर से रीराइट कर लेता हूं, 1 1 1 और लास्ट एंट्री अल्फा 0 बीटा माइनस 1 0 और गामा माइनस अल्फा, लास्ट रो है 0 0 अल्फा माइनस 1 और बीटा माइनस अल्फा। और हमें
यहाँ पर कहा गया था ऑप्शन बी में कहा गया अगर बीटा 1 होगा तो गामा अल्फा होगा। अगर बीटा 1 है बीटा 1 है तो गामा अल्फा होगा। इस कंडीशन को चेक करते हैं। तो बीटा की वैल्यू 1 असाइन कर दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। इस तरह से हमारी जो लास्ट रो है वो किस तरह से फॉर्म होगी, 0 0 अल्फा माइनस 1 और 1 माइनस अल्फा। अब इस केस में हमें एटलीस्ट सॉल्यूशन चाहिए, तो क्या तो अल्फा माइनस 1 या आप इसका नेगेटिव बोल दीजिए, इसको 0 होना पड़ेगा। इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, या इसको नॉन जीरो होना पड़ेगा। क्या तो दोनों को ही नॉन जीरो होना पड़ेगा या दोनों को ही 0 होना पड़ेगा। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आपके पास अगर 0 है तो अल्फा की वैल्यू 1 असाइन हो जाती है। अगर अल्फा की वैल्यू 1 असाइन हो जाती है तो इसके सेकेंड रो को मैं क्या देखता हूं, क्योंकि बीटा की वैल्यू हमने 1 असाइन करी है तो 0 0 0 और ये गामा माइनस अल्फा आता है और अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है। इस केस में ये गामा माइनस 1 हो जाएगा, तो जो आपकी रो थी वो 0 0 0 हो जाएगी और इस एंट्री को भी अब कंपल्सरी आपको 0 करना पड़ेगा, यानी कि गामा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो गामा की वैल्यू यहां से 1 आएगी और 1 वैल्यू किसका असाइन हुआ था, ये असाइन हुआ था अल्फा का। तो गामा आपका अल्फा के इक्वल होगा। ऑप्शन बी आपका ट्रू हो जाता है। अब अगर बीटा नॉट इक्वल टू 1 है, यहां पर आप देख सकते हैं बीटा अगर आपका नॉट इक्वल टू 1 है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही गामा अगर नॉट इक्वल टू 1 है, यहाँ पर गामा इक्वल टू 1 है, तो अल्फा 1 हो ना हो उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो पूछा गया था स्टेटमेंट किसके लिए एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो ऑप्शन ए और बी के लिए ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। फंक्शन दे रखा है और हमें उस फंक्शन की पाई बाई 4 पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये जो फंक्शन दे रखा है ये एक सीरीज नोटेशन में दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसको समेशन फॉर्मेट को एक्सपेंड कर देते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 रेज टू द पावर 0 एक्स और x माइनस 1 रेज टू द पावर 0 प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर 1 एक्स एक्स माइनस 1 प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर 2 एक्स एक्स माइनस 1 स्क्वायर। और ये इसी तरह से आगे चलता रहेगा। तो हम इस फंक्शन को एफ एक्स को लिख सकते हैं x, फिर आएगा माइनस एक्स एक्स माइनस 1, फिर आएगा प्लस एक्स एक्स माइनस 1 स्क्वायर, फिर माइनस एक्स एक्स माइनस 1 क्यूब, और इसी तरह से यह आगे बढ़ता रहेगा। अगर आप यहाँ पर देखें सभी टर्म्स में x है तो मैं x को एज ए कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस, या इसको मैं प्लस ले लेता हूँ, छोड़िए जैसे भी ऐसे ही रहने दीजिए, 1 माइनस एक्स माइनस 1, फिर ये प्लस एक्स माइनस 1 स्क्वायर, फिर माइनस एक्स माइनस 1 क्यूब, और इसी तरह ये आगे बढ़ता रहेगा। अब आप ये देख सकते हैं कि जो इनसाइड ब्रैकेट है ये आपकी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है जिसका कॉमन रेशियो आपका x माइनस 1 है, वो भी नेगेटिव में। इस तरह के इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए जो सम है वो हम किस तरह से निकालते हैं, a अपॉन 1 माइनस आर, और यहाँ पर r की जो कंडीशन है r लेस देन 1 होना चाहिए, क्योंकि x जो है आपका वो आ रहा है 0 और 2 के बीच में। तो x माइनस 1 आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये क्या होगा, x माइनस 1 लेस देन 1। तो यस, x माइनस 1 लेस देन 1 है, ये ट्रू है। तो मैं इसमें यूज कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा x आउटसाइड, a का वैल्यू 1 1, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉमन रेशियो नेगेटिव में है तो ये प्लस हो जाएगा x माइनस 1 और 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनली आपको 1 वैल्यू मिलेगा, यानी कि एफ एक्स जो है आपका कांस्टेंट फंक्शन 1 है और कांस्टेंट फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर वैल्यू सेम होती है, यानी कि f एट पाई बाई 4 भी आपका 1 होगा।
यहाँ पर एक फंक्शन दे रखा है जो R2 से R पर डिफाइन है और उसके लिए एक्सप्रेशन भी दे रखा है। हमें यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x f y निकालना है और उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एफ एक्स निकालना है और फिर डिफरेंस लेना है। तो सबसे पहले मैं ये निकाल लेता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एफ वाई एट 0 0। ये मैं कैसे लिख सकता हूँ लिमिट की फॉर्म में, लिमिट h टेंस टू 0 एफ वाई, क्योंकि 0 0 पर निकाल रहा हूँ मैं, तो h कॉमा 0 माइनस एफ वाई एट 0 0 डिवाइडेड बाय h। और अगर मैं यहाँ से इसको फाइंड आउट करना होगा तो मुझे एफ वाई एट h कॉमा 0 और एफ वाई एट 0 0 फाइंड आउट करना होगा, इसलिए मैं इसको इक्वेशन 1 कॉल कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ एफ वाई h कॉमा 0 और उसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट k टेंस टू 0, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में मुझे लिमिट निकालना है। तो ये हो जाएगा एफ h कॉमा k माइनस एफ h कॉमा 0 डिवाइडेड बाई k। और यहाँ से अगर मैं फंक्शन के लिए एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वेयर के एच माइनस के डिवाइडेड बाय एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय k। तो इसलिए k को मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, k से k कैंसिल आउट हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पर लिमिट को यूज करता हूँ तो क्योंकि k लिमिट के लिए यूज हुआ है तो ये हो जाएगा एच क्यूब अपॉन एच स्क्वेयर। फाइनली आपको यहाँ से h वैल्यू मिलता है। अब मैं यहाँ से एफ वाई 0 0 फाइंड आउट करता हूँ, तो वो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट k टेंस टू 0 एफ 0 कॉमा k माइनस एफ 0 0 डिवाइडेड बाय k। और इसकी वैल्यू आपको देख ही रहे हैं, ये 0 हो जाएगी। इक्वेशन 1 में अगर मैं इनको यूज करता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ एफ वाई एट 0 0, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये वैल्यू आपकी h आई थी, ये 0 डिवाइडेड बाय h, और फाइनली आपको इसकी लिमिट 1 मिल जाती है। अब मुझे सेकेंड टर्म को फाइंड आउट करना होगा जो कि है मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ एफ एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट k टेंस टू 0 एफ एक्स 0 कोमा k, इसको मैं लिखूंगा माइनस एफ एक्स 0 कोमा 0 डिवाइडेड बाई k। और इसको मैं कॉल कर देता हूं इक्वेशन 2। फिर से मुझे एफ एक्स 0 कोमा k और एफ एक्स एट 0 0 की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा ताकि मैं इक्वेशन 2 में इसको यूज कर पाऊं। तो मैं एफ एक्स एट 0 कोमा k निकाल लेता हूं, इसको मैं लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0 f, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं, तो लिखूंगा h कोमा k माइनस एफ 0 कोमा k डिवाइडेड बाय h। और यहाँ से अगर मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ फंक्शन के लिए तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपका h स्क्वेयर इंटू के और h माइनस के डिवाइडेड बाय एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर, क्योंकि सेकेंड टर्म आपकी 0 होगी, यहाँ पर मैं h यूज कर सकता हूँ। h से आपका h एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी और इसमें h रिमेनिंग है। तो फाइनली जैसे मैं h टेंस टू 0 पुट करूंगा इसकी लिमिट आपकी 0 हो जाएगी। अब मुझे एफ एक्स एट 0 0 फाइंड आउट करना होगा, उसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंस टू 0 एफ h कॉमा 0 माइनस एफ 0 0 डिवाइडेड बाय h। और यहाँ पर 0 माइनस 0 अपॉन h, और इसकी लिमिट जैसे ही मैं h को, यह लिमिट h टेंस टू 0 चल रहा है तो ये हो जाएगा इसकी लिमिट 0। फाइनली इक्वेशन 2 में मैं इसको यूज करता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ एफ एक्स एट 0 0, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 माइनस 0 अपॉन k। फाइनली ये 0 आ गया है। तो आपसे पूछा गया था, आपसे क्या पूछा गया था, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ एफ वाई
एट 0 0 माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y ऑफ एफ एक्स एट 0 0, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था। हमें यहाँ पर इसका वैल्यू 1 मिला है इक्वेशन 1 से, और इक्वेशन 2 से इसका वैल्यू 0, फाइनली आपको 1 वैल्यू मिल जाती है। तो इसका वैल्यू 1 होगा। गिवन सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, लेकिन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए यहाँ पर जो हमें ए एन दे रखा है वो दो टर्म्स में दे रखा है स्प्लिट फॉर्म में। तो सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है ए एन एक्स रेज टू द पावर एन, तो हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर को निकाल सकते हैं इजिली मॉड ऑफ लिमिट ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 करके, या हम निकाल सकते हैं 1 अपॉन लिमिट ए एन रेज टू द पावर 1 अपॉन करके, या 1 अपॉन लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन करके। इन दो तीन तरह से हम इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर ए एन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दे दिया है। तो सबसे पहले हम ए एन को जनरलाइज कर लेते हैं कि क्या आखिर ए एन है। तो अगर मैं एन को ऑड कंसीडर करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए एन जो दे रखा है वो है 1 प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर एन अपॉन 2 रेज टू द पावर एन प्लस 1 प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर एन। जब आपका एन ओड होगा, ओड केस में ये वाली टर्म आपकी जीरो हो जाएगी और इस वाली टर्म से हमें वैल्यू मिलेगा 2 अपॉन 3 रेज टू द पावर एन। लेकिन जब एन आपका इवन होगा तब यहाँ से हमें 2 अपॉन 2 रेज टू द पावर एन मिलेगा और ये टर्म आपकी जीरो हो जाएगी। फाइनली मैं ए एन को इस तरह से लिख सकता हूँ, जब हमें मिलेगा 2 अपॉन 3n, ये कब मिलता है ओड केस में, और 2 अपॉन 2 रेज टू द पावर n कब मिलता है इवन केस में। लेकिन हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए ए एन की पावर 1 अपॉन एन आपको करना होगा, तो मैं इसको 1 अपॉन एन भी कर देता हूँ। जैसे मैं इस पर 1 अपॉन एन करूंगा तो 2 रेज टू द पावर 1 अपॉन एन अपॉन 3, और ये आएगा 2 रेज टू द पावर 1 अपॉन एन अपॉन 2। जब मैं इस तरह से इसको फाइंड आउट करता हूं तो आपका ये वाली लिमिट और n को मैं इन्फिनिटी पर टेंड्स करता हूं, ये हो जाएगा 0 अपॉन 3, और ये होगा सॉरी ये हो जाएगा 1 अपॉन 3, क्योंकि 2 रेज टू द पावर 0 होगा यानी कि 1 अपॉन 3, और यहां से मिलेगा हमें 1 अपॉन 2। अगर मुझे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r चाहिए तो मुझे क्या लेना होगा, r इक्वल्स टू 1 अपॉन लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन रेज टू द पावर 1 अपॉन n, और यहां से अगर मुझे लिमिट सुपीरियर निकालना है, लिमिट सुपीरियर का मतलब हुआ इन्फिमम, लिमिट सुपीरियर का मतलब हुआ इन्फिमम ऑफ लोअर बाउंड। इन्फिमम ऑफ लोअर बाउंड मतलब सभी से बड़ा लोअर बाउंड चाहिए हमें। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 1 अपॉन 3 और 1 अपॉन 2, इन सब में जो सबसे बड़ा है वो 1 अपॉन 2 है। तो हमें क्या मिलता है 1 अपॉन 2, इसका मतलब हुआ इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपका 2 हो जाएगा। 1 एक रियल वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है जिसमें 5/2 मैट्रिसेस आ रहे हैं, और मैट्रिसेस के जो एलिमेंट्स हैं उस पर ये प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ एंटीज इन ईच रो इज 0। ऐसे W2 एक रियल वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ये प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं कि सम ऑफ एंटीज इन ईच कॉलम इज 0। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को जो बताया गया है आखिर उस प्रॉपर्टी का क्या लेना है। तो W1 में 5 क्रॉस 2 के मैट्रिसेस होंगे, तो मान लेते हैं हम ये 5 क्रॉस 2 का मैट्रिसेस है, और इसके जो एलिमेंट हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई जे ये है। लेकिन इसका सम जीरो करने के लिए हमें क्या करना होगा, a प्लस बी इक्वल टू जीरो करना होगा। इसका मतलब हुआ कि a इक्वल टू माइनस बी या b इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ पर हमें ये सारे एलिमेंट इस तरह से चेंज करने होंगे, माइनस ए माइनस सी माइनस ई माइनस जी और माइनस आई।
यानी कि अगर हमें यहाँ पर ए, सी, ई, जी, आई ये एलिमेंट मिल जाते हैं, तो ये क्या हैं? जो सेकंड कॉलम में है, ये उसके नेगेटिव हैं। यानी कि यहाँ पर सिर्फ 5 एंट्रीज़ इंडिपेंडेंट चॉइसेस हैं हमारे पास। 5 एंट्रीज़ हमारे पास इंडिपेंडेंट हैं। तो जो W1 के जो डायमेंशन होंगे, डायमेंशन ऑफ W1 ये हमारी 5 होगी। ऐसे ही अगर हम देखें W2 के जो डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ W2 निकालने के लिए सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं जो 5/2 का होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी। ये हमारे पास एंट्रीज हैं। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है? हमें देखना है कॉलम सम ज़ीरो करने के लिए। तो कॉलम सम ज़ीरो करने के लिए अगर हमें यहाँ पर ज़ीरो करना है, तो ये जो आई एंट्री होगी, एक्चुअली ये जो एंट्री है यहाँ पर, ये क्या होनी चाहिए? दिस शुड बी नेगेटिव ऑफ सम ऑफ अबव 4 एंट्रीज, यानी कि ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी। और यहाँ पर जे की जगह जो एंट्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? नेगेटिव ऑफ सम ऑफ बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एच, ये होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सर्कुलर पार्ट की एंट्रीज हैं, ये जो मैंने रीजन सेलेक्ट किया है, ये इंडिपेंडेंट एंट्रीज हैं। यानी कि इसकी जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन ऑफ W2 8 होगी यहाँ पर। अब हमें निकालना था डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन। डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन दिखा लेने के लिए अगर हम ये मान लें कि कोई मैट्रिक्स, मान लेते हैं हम एक 5/2 का मैट्रिक्स हम ये ले लेते हैं, जो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये एक 5x2 का मैट्रिक्स है और ये बिलोंग करता है W1 इंटरसेक्शन W2 में। अगर ये W1 में बिलोंग करता है तो W1 की प्रॉपर्टी क्या है कि इस मैट्रिक्स का जो व्यू है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। यानी कि अगर ये A है तो ये माइनस A होगा, अगर ये B है तो ये माइनस B होगा, और ये अगर C है तो ये माइनस C होगा, और अगर ये D है तो ये माइनस D होगा, और ये E है तो ये माइनस E होगा। लेकिन क्योंकि ये इंटरसेक्शन में, तो ये वाला मैट्रिक्स W2 की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा, और W2 की प्रॉपर्टी के हिसाब से जो ये एलिमेंट E है यहाँ पर, ये एलिमेंट क्या होगा? नेगेटिव ऑफ अबव 4, यानी कि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका नेगेटिव होगा। और ऐसे ही ये जो एलिमेंट है माइनस ई, ये यहाँ पर क्या होगा? ये होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यानी कि यहाँ पर ये दो एंट्री जो हैं लास्ट में, जो ये कॉलम है, ये तो डिपेंडेंट है अबव एंट्रीज पर, ये डिपेंडेंट हो गया है। तो हमारे पास सिर्फ इंडिपेंडेंट चॉइसेस आप समझ सकते हैं ए बी सी डी हैं, ए बी सी और डी, यानी कि 4 चॉइसेस हमारे पास इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जो सेकंड कॉलम की ये जो 4 एंट्रीज हैं, ये तो उसका निगेटिव ही है। तो हमारे पास 4 इंडिपेंडेंट चॉइस होने का मतलब हुआ डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 हमारी 4 आ गई है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट को और रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि डायमेंशन ऑफ W1 जो हमारी 5 थी और डायमेंशन ऑफ W2 हमारी 8 थी। तो जो डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन होगा W1 इंटरसेक्शन W2 जो होगा, वो वो जो होगी वो होगी मिन ऑफ, ये जो डायमेंशन होगी ये लेस देन होगी, लेस देन इक्वल टू मिन ऑफ 5,8। इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। यानी कि एट मोस्ट मिनिमम ऑफ 5/8, यानी कि मिनिमम ऑफ 5/8 5, 5 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती है, 5 से क्या तो कम होगी या उसके इक्वल हो सकती है। तो यहाँ पर जो हमारी डायमेंशन आई है 4, वो आप यहाँ पर एक तरह से वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इस सवाल का जो आंसर है वो 4 है। एक सीक्वेंस दे रखी है और हमें फाइंड आउट करना है उस सीक्वेंस से एक अनदर सीक्वेंस सिग्मा एन बनाई गई है, जो इस तरह से है S1 प्लस S2 प्लस एंड सो ऑन अप टू Sn डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर आप इसको एवरेज भी देख सकते हैं, एवरेज या मीन देख सकते हैं इसको। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें कोची थ्योरम ऑन लिमिट वो क्या अप्लाई हम कर सकते हैं, जो कि कहती है कि अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस xn है जिसकी लिमिट l है, तो लिमिट इसके एवरेज टर्म्स की भी
वही होगी, यानी कि x1 प्लस एंड सो ऑन xn डिवाइडेड बाय n की भी लिमिट l ही होगी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर्मेट कुछ इसी तरह का दिख रहा है, लेकिन क्या इसकी लिमिट वैसी ही होगी? नहीं, इसकी जो लिमिट है, लिमिट ऑफ सिग्मा n जो है वो बराबर नहीं होगी लिमिट ऑफ Sn के। और ऐसा इसलिए है क्योंकि Sn आपकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। आप यहाँ पर Sn को एज ए सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम देख सकते हैं, तो उससे जो जनरेट होगी एक सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं और वो कन्वर्जेंट नहीं होगी, तो यहाँ पर हम इस कंसेप्ट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी कि एक आइडिया हमें ये भी पता चल जाता है कि जो कॉची थ्योरम ऑन लिमिट्स है, यानी कि सीक्वेंस के लिए, वो तभी एप्लीकेबल है जब आपकी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट हो। डाइवर्जेंट के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके एवरेज की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी या उसके बराबर होगी। मतलब एवरेज की लिमिट हम निकाल सकते हैं रादर देन, चाहे सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो या डाइवर्जेंट है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके बराबर होगी। अब हम यहाँ से सबसे पहले ए के को देखते हैं, वो क्या है। ए के हमें जो मिलेगा वो 1 और -1 दो तरह से देगा। -1 तब मिलेगी जब k-1 की जो वैल्यू है वो ओड होगी, और k-1 की वैल्यू जब इवन होगी तो हमें पॉजिटिव 1 मिलेगा। अब हम यहाँ से जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम यानी कि S1 को फाइंड आउट करते हैं। S1 होगा हमारे पास A1, और A1 की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या होगा, -1 रेज टू द पावर 1 - 1, यानी कि 1 की पावर 0 या -1 की पावर 0, यहाँ से 1 वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही अगर मैं S2 निकालूंगा तो वो क्या होगा, A1 प्लस A2। A1 की वैल्यू 1 है और A2 की वैल्यू जो मिलेगी यहाँ से -1 मिलेगी, और फाइनली रिजल्टेंट आपको 0 मिलेगा। इस तरह से आप यहाँ पर जनरलाइज कर सकते हैं कि S1 आपको 1 मिलेगा, S2 आपको 0 मिलेगा, S3 आपको 1 मिलेगा, S4 आपको 0 मिलेगा। यानी कि 1 0 1 0 इस तरह से ये आपको सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ये मिल रहा है। अब हम इसके एवरेज की बात करते हैं, जिसको हमने सिग्मा n से डिफाइन किया है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0, और ये इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ डिवाइडेड बाय n, यानी कि अब मैं जो सिग्मा n है इसको ब्रेक कर लेता हूँ दो पार्ट्स में, जब n की वैल्यू इवन होगी और जब n आपका ओड होगा। जब आपका n इवन होगा, इवन केस में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारी टर्म्स इसकी हाफ टर्म जो होंगी वो वैल्यू देंगी, यानी कि कंट्रीब्यूट करेंगी, क्योंकि जीरो का रोल वहां पर ज़ीरो ही रहेगा, कुछ भी नहीं होगा, और वहाँ से जो सम आएगा वो क्या आएगा, वो हमें मिलेगा n/2, और डिनोमिनेटर में भी n था और हमें इसकी लिमिट देखनी थी। तो लिमिट यहाँ से जैसे मैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूँगा तो ये हमें क्या मिलेगा, हाफ। अब मैं ओड के लिए देख लेता हूँ। जब हमारा n ओड है उस केस में हमें एक एक्स्ट्रा टर्म मिलेगी, यानी कि n/2 तो मिलेगा ही, प्लस 1, और डिनोमिनेटर में n है। अब हमें इसकी लिमिट चेक करनी है। जब n इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा तो ये हमें क्या मिलेगा, 1/2 प्लस 1/n, और इन्फिनिटी को टेंड्स करते ही इसकी लिमिट हमें हाफ मिलेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सिग्मा n की लिमिट है वो आपको 1/2 यानी कि 0.5 मिलेगी। तो दिस इंटीग्रल, तो हमें यहाँ पर वैल्यू पता करना है इस एक्सप्रेशन का, और इस एक्सप्रेशन की अगर वैल्यू निकालनी है तो हमें सबसे पहले अल्फ़ा की वैल्यू पता होनी चाहिए। अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना होगा, और ये जो इंटीग्रल दे रखा है यहाँ पर π/6 से π/3 sin t प्लस cos t अपॉन sin 2t। तो हमें यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमें इस तरह से फॉर्मेशन करनी होगी कि किसी तरह से हम a प्लस बी और प्लस माइनस होल स्क्वायर फॉर्म कर पाए। इसको करने से आखिर होगा क्या, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि जो न्यूमरेटर पार्ट है वो किसी तरह से सब्सटीट्यूट हो जाए, और मैं एक इस तरह का एक्सप्रेशन 1/√1 - x² टाइप का
एक्सप्रेशन मुझे मिल जाए तो मैं इसको ईजिली इसका इंटीग्रेशन में जानता हूँ। तो मैं इस तरह का कुछ फॉर्मेशन चाहता हूँ, तो मैं डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर देता हूँ और 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। उससे क्या होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू π/6 से π/3 यहाँ पर मेरा लिमिट जा रहा है, और न्यूमरेटर में sin t प्लस cos t अपॉन 1 सब्ट्रैक्ट किया और 1 ऐड किया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 2t माइनस 1। अब हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करेंगे, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा sin t प्लस cos t अपॉन, यहाँ पर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करी, 1 माइनस साइन 2t। यहाँ पर पहले से, उससे पहले मैंने नेगेटिव कॉमन लिया, नेगेटिव कॉमन लेने से क्या होगा, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि उसका बेनिफिट क्या है, और जो लिमिट थी π/6 से π/3 ये ऐसे ही रहा। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में है sin t प्लस कोस t, और डिनोमिनेटर में हुआ 1 माइनस, और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वेयर t प्लस कोस स्क्वेयर t माइनस 2 साइन t कोस t। ये मेरा डिनोमिनेटर पार्ट है। अब आप यहाँ पर जो लिमिट है वो सेम चल रही है, मैं लिमिट को बार बार नहीं लिख रहा हूँ, तो जो लोअर लिमिट है उसके लिए और जो अपर लिमिट है मैंने डैश पुट कर दिया है। यहाँ पर लिमिट फिर से सेम रहेंगी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो न्यूमरेटर पार्ट है साइन टी प्लस कोस टी, और डिनोमिनेटर में आपका जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से फॉर्म हो रहा है, 1 माइनस साइन टी माइनस कोस टी का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर साइन टी माइनस कोस टी को लेट कर लेता हूँ, तो मेरा जो न्यूमरेटर पार्ट है वो सब्सटीट्यूट हो जाएगा। कैसे? मैं लेट करता हूँ साइन टी माइनस कोस टी इक्वल टू एक्स, ये मैंने लेट किया तो यहाँ से मिलेगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे जब, कोस टी, और ये हो जाएगा प्लस साइन टी डी टी इक्वल टू डी एक्स। अब मैं इसको सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो जो मेरा इंटीग्रल होगा वो हो जाएगा डी एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो मेरी लिमिट होंगी, लिमिट क्या होगी, तो मेरी जो लोअर लिमिट होगी 1 माइनस रूट थ्री अपॉन 2, और अपर लिमिट होगी रूट थ्री माइनस 1 अपॉन 2। मेरी ये न्यू लिमिट है। तो अब मुझे ये जो इंटीग्रल है इसको सॉल्व करना होगा ताकि मुझे अल्फा की वैल्यू मिल पाए, और इसका जो इंटीग्रल होता है डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रल होता है ये होता है साइन इनवर्स एक्स। तो मैं इस एक्सप्रेशन को यूज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मिलेगा साइन इनवर्स एक्स, और लोअर लिमिट है आपके 1 माइनस रूट थ्री अपॉन टू, और अपर लिमिट है रूट थ्री माइनस 1 अपॉन 2। मैं लोअर और अपर लिमिट यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो लोअर और अपर लिमिट पुट करने पर मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा साइन इनवर्स रूट थ्री माइनस 1 अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स रूट थ्री, सॉरी 1 माइनस रूट थ्री, 1 माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाई 2। तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिलता है अल्फा के लिए। तो यहाँ पर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ तो ये मुझे मिलेगा साइन इनवर्स रूट थ्री माइनस 1 अपॉन 2, और ये हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स रूट थ्री माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ पर मुझे सेम एक्सप्रेशन मिल गया है, दोनों ही टर्म सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा इक्वल टू 2 टाइम्स साइन इनवर्स रूट थ्री माइनस 1 अपॉन 2। ये मुझे मिल गया है, यानी कि अब मुझे अल्फा की वैल्यू मिल गई है, मुझे चाहिए अल्फा बाई 2, तो अल्फा बाई 2 हो जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स रूट थ्री माइनस 1 अपॉन 2, और इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फा बाई 2 इक्वल टू रूट थ्री माइनस 1 अपॉन 2, और यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ बोथ साइड, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो 2 साइन अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू रूट थ्री माइनस 1, ये एक्सप्रेशन मिल जाता है। अब जिस एक्सप्रेशन का मुझे वैल्यू चाहिए था मैं उस एक्सप्रेशन को यूज करता हूँ, वो था 2 साइन अल्फा बाई 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर।
यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 sin α/2 का जो वैल्यू है वो √3 - 1 है, +1 स्क्वेयर। -1 से +1 कैंसिल आउट हुआ, यानी कि यहाँ पर फाइनल वैल्यू आपका 3 आ जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसकी जो की है, एक न्यूमेरिक आंसर है 3। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिस इज करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस। तो इसका हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर जो इंटीग्रांड में जो टर्म्स है वो y⁴ e⁴x y² है। और सबसे पहले यहाँ पर जो इंटीग्रेट किया गया है वो y के रेस्पेक्ट में किया गया है। अगर मैं इसको y के रेस्पेक्ट में करता हूँ तो मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा। मतलब इसको फर्स्ट फंक्शन मान के और इसको सेकंड फंक्शन मानकर इस तरह से अगर मैं करता हूँ तो मेरे लिए थोड़ा हार्ड होगा। तो मैं इस क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर देता हूँ। अब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करके मुझे क्या मिलेगा, तो सबसे पहले मैं y के रेस्पेक्ट में यहाँ गिवन है, तो क्योंकि यहाँ पर जो लिमिट है उसमें x वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो ये लिमिट होगा दूसरे का, यानी कि y का, y=x का। तो अगर मैं इसको फर्स्ट x के रेस्पेक्ट में करता हूं तो क्या होगा, ये y⁴ और यहाँ पर जो ये पावर में दिया गया है y², ये ट्रीट होगा एज ए कांस्टेंट। तो यहाँ पर e⁴x टाइप का हमें मिलेगा, जिसका इंटीग्रेशन बहुत ही ईजी होता है और हम लोग जानते हैं। तो मैं इसको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इस क्वेश्चन का मैं चेंज कर रहा हूँ। और ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के लिए आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कि इसको उठाया पहले लिख दिया और इसको उठाया बाद में लिख दिया। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के लिए आपको रीजन ऑफ इंटीग्रेशन या वो जिस कर्व से बाउंड है वो रीजन चाहिए। तो ये जो हमें पहले गिवन था y=x और y=1, तो हम सबसे पहले इसके लिए देख लेते हैं रीजन क्या होता है। तो ये y=x ऐसे लाइन जाता है, y=x और y=1, ये कुछ इस तरह से होगा। और x=0 to 1, ये कुछ इस तरह से होगा। तो आपका ऑर्डर, सॉरी, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये हो गया। अब हमें x के रेस्पेक्ट में करना है, तो मैं एक स्ट्रिप x के पैरेलल यहाँ से कट करूंगा। तो ये स्ट्रिप, मतलब जो x की लिमिट है वो वेरी करेगी 0 से इस लाइन तक, ये जो लाइन है y=x। तो जो मेरा ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन होगा, तो इनसाइड में क्या रहेगा, x वेरी कर रहा है 0 से y तक, यानी कि इस लाइन तक, ये जो लाइन हमें जा रहा है इस लाइन तक। और जो y का लिमिट होगा वो वेरी करेगा 0 से 1 तक, ये कांस्टेंट लिमिट हो जाएगा, ये 0 से 1 तक जाएगा। और जो हमारा एक्सप्रेशन है, क्योंकि मैं इसको y⁴ को ट्रीट करूंगा एज ए कांस्टेंट, तो मैं इसको आउटसाइड ही लिख देता हूँ, क्योंकि फायदा नहीं है कुछ। और ये जो था e⁴x y² dx dy। तो अब मेरा जो इंटीग्रल है वो कुछ इस टाइप से दिखता है मुझको, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर e⁴x y², तो ये y² एज ए कांस्टेंट ट्रीट करूंगा, तो ये कांस्टेंट जो है इसका जो डेरिवेटिव होगा तो वो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 to 1 y⁴ और y² यहाँ पर ये नीचे आ गया। और ये ऐसे ही रहेगा e⁴x y² और जो इसका लिमिट था वो 0 से y dy। तो अब मैं इसमें सिर्फ लिमिट पुट कर दूंगा, तो ये मुझको क्या मिलेगा, 0 से 1, यहाँ पर y² ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, पावर 2 यहाँ पर ये बचेगा। और ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या मिलेगा, e⁴y³ - 1, इस टाइप का एक्सप्रेशन हमें मिलेगा जब हम लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो यहाँ पर x की जगह y पुट करूंगा तो y³ हो जाएगा, और फिर 0 पुट करूंगा तो e⁴0 1। तो मुझको ये एक्सप्रेशन मिल गया, और इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 से 1 y² e⁴y³ dy माइनस 0 से 1 y² dy, ये मुझको मिलेगा। और इसका जो वैल्यू होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं y³ का जो डेरिवेटिव है वो y², वो यहाँ पर गिवन है इंटीग्रांड में ही। तो यहाँ पर ये क्या होगा, e⁴y³ और
इसका लिमिट हो जाएगा 0 से 1 माइनस वाई क्यूब अपॉन 3, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर वाई क्यूब है तो 1/3 और आएगा यहाँ पर, तो वो मैं आउटसाइड लिख देता हूँ। और ये वाई क्यूब अपॉन 3 और ये 0 से 1, तो इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो इक्वल होगा 1/3। अब यहाँ पर लिमिट पुट करूंगा e रेज टू द पावर 1, तो यहाँ पर मिलेगा e माइनस, और जब मैं 0 पुट करूंगा तो यहाँ से 1 मिलेगा, माइनस 1 पुट करूंगा तो 1/3 और फिर 0 मिलेगा। तो यहाँ पर अब मुझको क्या मिलता है, e/3 -1/3 -1/3, तो यहाँ से मिला e/3 -2/3, और इसका जो वैल्यू होगा e -2/3, और e का वैल्यू होता है 2.718 -2/3, और 2 से यहाँ पर ये 2 सब्ट्रैक्ट होकर तो जो वैल्यू बचेगा वो मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, 0.718 डिवाइडेड बाय 3, और इसका जो आपको वैल्यू मिलेगा 3 से डिवाइड करने पर 0.326, 1 बचेगा, 3 3 ज़ा 9, 2 बचेगा, और 3 7 जा सॉरी 2 बचेगा, ये 28 हो जाएगा, 3 9 जा 18, ओ 3 9 जा 27, तो यहाँ पर अप्रॉक्स 0.239, क्योंकि यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेस तक पूछा गया था, तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा 0.239। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वो आपको करना यही चाहिए कि इसमें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर देना चाहिए, और ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करके ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आपका हो जाता है।